हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स भारत की भाषाओं और लिपियों से संबंधित 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कवर कर चुका हूं, तो आप मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो इस वीडियो में हम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी स्क्रिप्ट थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक समझ में नहीं आया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं इंडस वैली पे कवर कर चुका हूँ और प्राचीन भारत की और भी वेरियस टॉपिक पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो सिंधु घाटी की लिपि अब तक समझ में नहीं आया, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य कब मिला था। तो यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पन स्क्रिप्ट का ओल्डेस्ट एविडेंस हमें कब प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर 1853। तो हमें पहली बार 1853 में हड़प्पन स्क्रिप्ट का ओल्डेस्ट एविडेंस प्राप्त हुआ था। और 1927 तक हड़प्पन स्क्रिप्ट ये पूरी प्रकाश में आ गई थी। 1927 तक ये पूरी प्रकाश में आ गई थी, लेकिन अब तक इसे नहीं पढ़ा जा सका है। तो पहली बार 1853 में ओल्डेस्ट एविडेंस हमें प्राप्त हुआ था हड़प्पन स्क्रिप्ट का, और पूरी स्क्रिप्ट ये 1923 तक प्रकाश में आ गई थी, लेकिन अब तक नहीं पढ़ा जा चुका है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार 1853 में खोजा गया था, पूरी लिपि प्रकाश में 1923 तक आ गई थी, लेकिन अब तक नहीं पढ़ा जा चुका है। तो ये स्टेटमेंट ग्रुप में तीनों पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, द हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम। हड़प्पन स्क्रिप्ट किस ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना हड़प्पन स्क्रिप्ट को किस ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, राइट टू लेफ्ट। तो जनरली माना जाता है कि हड़प्पन लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट है, द कंप्लीट हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। संपूर्ण हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना किस वर्ष संपूर्ण हड़प्पन लिपि को खोजा गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 1923। तो 1923 में संपूर्ण हड़प्पन लिपि प्रकाश में आ गई थी, लेकिन पहली बार कब खोजा गया था। तो पहली बार हमें 1853। तो ओल्डेस्ट एविडेंस हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट का 1853 में प्राप्त हुआ था, और 1923 तक ये पूरी प्रकाश में आ गई थी लिपि। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी पूछे गए हैं कंप्लीट हड़प्पन स्क्रिप्ट को किस वर्ष डिस्कवर किया गया था। तो 1923 में। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इज रॉन्ग। हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, द कंप्लीट स्क्रिप्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1938। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि याद ही होगा आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट 1923 तक प्रकाश में आ गई थी, 1923 तक प्रकाश में आ गई थी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन इसके अलावा और भी देख लेते हैं। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट का सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हमें 1853 में प्राप्त हुआ था। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन इसके अलावा पहली बार इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने का प्रयास 1925 में C.A. वेडल के द्वारा किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पहली बार इंडस स्क्रिप्ट को पढ़ने का प्रयास 1925 में C.A. वेडल के द्वारा किया गया था। देन इसके अलावा स्टोन सेल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स पर हड़प्पन राइटिंग का लगभग 4000 नमूने प्राप्त हुए हमें। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टील सेल्स और अदर ऑब्जेक्ट पर हड़प्पन राइटिंग के लगभग 4000 नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ऑप्शन बी राइट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि कंप्लीट स्क्रिप्ट 1923 तक प्रकाश में आ गई थी। नेक्स्ट है, विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो यहाँ पे आपको ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट बताना, भारत की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये भारत की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि किसके द्वारा पढ़ा गया था।
तो यहाँ पे आपको बताना है अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जेम्स प्रिंसअप। तो जेम्स प्रिंसअप के द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसअप एक इंग्लिश स्कॉलर, एक इंग्लिश विद्वान था। तो इसके द्वारा पहली बार 1837 के आसपास में अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन वाज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट रिटेन। ब्राह्मी लिपि किस दिशा की ओर लिखी जाती थी। तो यहाँ पे आपको बताना ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये किस डायरेक्शन की ओर लिखी जाती थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है लेफ्ट टू राइट। तो ब्राह्मी लिपि ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। और इससे पहले हम इंडस स्क्रिप्ट को कवर किए हुए। तो इंडस स्क्रिप्ट वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी ये देवनागरी स्क्रिप्ट का एंशिएंट फॉर्म है, एक प्राचीन रूप है देवनागरी लिपि का। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ब्राह्मी। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट हिंदी इज रिटेन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना हिंदी ये किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है देवनागरी। हिंदी ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है देवनागरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स। निम्नलिखित में से किस लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्क्रिप्ट को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। तो ऑप्शन इधर आंसर है ब्राह्मी। नेक्स्ट है विच स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत की कौन सी लिपियां दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सी स्क्रिप्ट प्राचीन भारत की दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर खरोस्ती। तो खरोस्ती ये राइट टू लेफ्ट यानी दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो इंडस स्क्रिप्ट और खरोस्ती स्क्रिप्ट ये दोनों राइट टू लेफ्ट लिखी गई थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्रिप्ट्स आर मेंशन इन जैन सूत्र। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपको बताना है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 18। जैन सूत्र में 18 लिपियों का मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 18। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट पंजाबी लैंग्वेज इज रिटेन। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना पंजाबी लैंग्वेज को किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गुरमुखी। पंजाबी लैंग्वेज को गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है गुरमुखी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है गुरमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सिख गुरु। गुरमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था। तो सिखिज्म में जान ही रहेंगे टोटल 10 सिख गुरु हुए थे। तो इन 10 में से किस सिख गुरु के द्वारा गुरमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है गुरु अंगद देव जी। तो ये दूसरे सिख गुरु थे। तो इनके द्वारा गुरमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे पहले मैं इस चैनल पे सिखिज्म में जो 10 गुरु हुए थे तो इन पे कवर कर चुका हूँ MCQ में। तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरमुखी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है और ये दूसरे सिख गुरु थे। नेक्स्ट है विच द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है संस्कृत। संस्कृत ये भारत की सबसे पुरानी भाषा है, ये भारत की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और संस्कृत ये वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पाणिनि। पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के रूप में जाना जाता है और इनके द्वारा एक अष्टाध्यायी नामक ग्रामर बुक भी लिखा गया। तो ये भी पूछे जाते हैं अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पाणिनि है और पाणिनि ये अपना संबंध प्राचीन भारत से रखते हैं। तो इनका जन्म लगभग प्राचीन भारत में 5th से
6th सेंचुरी BC के आसपास में हुआ था। तो हिस्टोरियन में कंट्रोवर्सी है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो लगभग 4th, 5th या 6th सेंचुरी BC में इनका प्राचीन भारत में हुआ था और इन्हें फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है द वेदास, उपनिषद, पुराण्स एंड धर्मसूत्राज आर ऑल रिटन इन विच लैंग्वेज। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है संस्कृत। तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये सारे टॉपिक मैं वैदिक पीरियड में कवर कर चुका हूँ। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। मैं ये सारे टॉपिक वैदिक पीरियड में कवर कर चुका हूँ और ये सारे ग्रंथ संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे स्पेशली आपको साउथ इंडिया का बताना है, साउथ इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है। तो ऑप्शन ए द आंसर है तमिल। तमिल ये साउथ इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो ये स्पेशली साउथ इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए द आंसर है तमिल। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया बिलोंग टू द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। भारत के किस क्षेत्र की भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत के किस रीजन की लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया की लैंग्वेज ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया में मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, तो ये सारे द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सदर्न इंडिया। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड द इटालियन ऑफ द ईस्ट। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तेलुगु। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा के शब्द वोवेल साउंड के साथ एंड होते हैं, बिल्कुल इटालियन की तरह, तो इसलिए इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तेलुगु। नेक्स्ट है इन विच स्क्रिप्ट इज इंग्लिश रिटेन। इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है लैटिन। इंग्लिश ये लैटिन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है लैटिन। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया हैज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अंग्रेजी राजभाषा है। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के किस स्टेट या यूटी में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नागालैंड। तो ये नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो नागालैंड ये एक हमारा स्टेट है, तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार द्वारा कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितनी भारतीय भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 6। भारत की 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो ये भारत की 6 भाषाएं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो पहली लैंग्वेज तमिल बनी थी, तमिल को 2004 में डिक्लेयर किया गया था। देन सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत बनी थी, तो संस्कृत को 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। देन थर्ड भाषा कन्नड़ बनी थी, कन्नड़ को 2008 में डिक्लेयर किया गया था। देन फोर्थ तेलुगु बनी थी, तो तेलुगु को भी 2008 में ही डिक्लेयर किया गया था। एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2008 में ही दिया गया था तेलुगु को। देन फिफ्थ मलयालम बनी थी, मलयालम को 2013 में डिक्लेयर किया गया था। देन लास्ट एंड सिक्स्थ ओडिया, तो ओडिया को 2014 में डिक्लेयर किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कन्नड़ को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस किस वर्ष दिया गया था। तो 2008 में। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टोटल 6 भारतीय भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। इनमें से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हिंदी।
तो हिंदी ये क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ कैटेगरी हैं, तो हिंदी ये फुलफिल नहीं करता है, तो इसी की वजह से इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और ये वर्ल्ड की 4th मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, बट इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ कैटेगरी हैं क्लासिकल लैंग्वेज के, तो ये फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर लैंग्वेज। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध लैंग्वेज भाषा से है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है लैंग्वेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेज वेर इनिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना, जब भारतीय संविधान बना था तो उस टाइम 8th शेड्यूल में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर 14। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम 8th शेड्यूल में 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था, तो उस टाइम 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, लेकिन करंटली आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। तो करंटली 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड किया गया है, लेकिन प्रारंभ में 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थे। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रारंभ में कितने थे, तो 14 और करंटली कितने हैं, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और जैसा कि ये देख सकते हैं, ये भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ये देख सकते हैं ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से किस लैंग्वेज को संविधान के 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर भोजपुरी। तो भोजपुरी को संविधान की 8वें अनुसूची में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो यानी ये 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उस लिस्ट में नहीं आता है भोजपुरी। और भोजपुरी ये बिहार और बिहार के जो नेबरिंग स्टेट है तो वहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है, और भोजपुरी को लगभग भारत में 5 करोड़ के आसपास बोलते हैं, 5 करोड़ के आसपास भोजपुरी बोलते हैं, बट इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 लैंग्वेज वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर बी राइजिंग देयर नंबर टू 22। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो यहाँ पर को बताना है किस अमेंडमेंट के तहत 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर अब टोटल 22 हो गई है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 92nd अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत 8th शेड्यूल में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर अब टोटल 22 हो गई है। तो ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये टोटल 4 भाषाएं हैं जिन्हें जोड़कर अब 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज हो गई है। तो इन 4 को ऐड करने के बाद अब 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है करंटली, और आपको अभी करंटली 22 ही देखने को मिलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 92nd अमेंडमेंट के तहत इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल इट हैज बीन मेंशन दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तथा देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है आर्टिकल 343। तो आर्टिकल 343 में ये मेंशन किया गया है कि यूनियन की राजभाषा हिंदी तथा स्क्रिप्ट देवनागरी होगी। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है ये आर्टिकल 343 में मेंशन किया गया है। तो हिंदी ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ये आर्टिकल 343 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज ए प्रोविजन टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन बाय स्टेट्स इन द मदर टंग। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है आर्टिकल 350 है।
आर्टिकल 350A में यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है विच द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है हिंदी। हिंदी ये भारत की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है हिंदी, और ये वर्ल्ड की 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। तो हिंदी ये भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और ये वर्ल्ड की 4th सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर मैसूरू। मैसूरू में आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो मैसूरू कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लोकेटेड। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट है अमीर खुसरो प्ले ए पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच लैंग्वेज। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो यहाँ पे आपको बताना है अमीर खुसरो ये किस लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है खड़ी बोली। तो ये खड़ी बोली के डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अमीर खुसरो ये कौन था? तो ये प्रमुख रूप से अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत के 7 अदर रूलर से भी संबंधित है। और ये मेनली अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नोन एज द क्वीन ऑफ ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस भाषा को विश्व की सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कन्नड़। कन्नड़ को विश्व की सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कन्नड़। और कन्नड़ ये कर्नाटका का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसे विश्व की सभी भाषाओं की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कन्नड़। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स आर रिटन इन द स्क्रिप्ट ऑफ। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो यहाँ पर वो बताना अशोक के अधिकांश शिलालेख किस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? तो ऑप्शन इज राइट आंसर ब्राह्मी। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है ब्राह्मी। नेक्स्ट है डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और यूटीज। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी लैंग्वेज ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो जम्मू एंड कश्मीर की डोगरी, उर्दू और हिंदी, तो ये 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये तीनों भाषा आपको 8th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। ये तीनों लैंग्वेज 8th शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गिवन संस्कृत लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से किस स्टेट ने संस्कृत लैंग्वेज को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। तो 2010 में उत्तराखंड ये पहला राज्य बना है संस्कृत लैंग्वेज को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने वाला। देन 2019 में हिमाचल प्रदेश ये दूसरा राज्य बना है संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने वाला। तो इन दोनों स्टेट का फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, देन सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। तो ये दोनों स्टेट
संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिए हैं, और उत्तराखंड ये पहला राज्य बना था संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देने वाला। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, कोंकणी ये किस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर गोवा। कोंकणी ये गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर गोवा। और गोवा ये हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया गोवा ये स्मॉलेस्ट स्टेट है, और कोंकणी ये गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से बोडो भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर असम। तो मेनली ये असम में बोली जाती है, और ये बोडो लैंग्वेज मेघालय में भी बोली जाती है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में असम दिख रहा है, तो ये असम में मेनली बोली जाती है। तो असमीज और बोडो ये दो असम के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो असमीज और बोडो ये असम के दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट है तिरहुत स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट विच लैंग्वेज। तिरहुत लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है तिरहुत स्क्रिप्ट का प्रयोग किस लैंग्वेज को लिखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मैथिली। मैथिली लैंग्वेज को लिखने के लिए तिरहुत स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मैथिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ बिहार यूज द तिरहुत स्क्रिप्ट। बिहार की निम्नलिखित में से किस भाषा में तिरहुत लिपि का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से किस लैंग्वेज में तिरहुत स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर मैथिली। मैथिली लैंग्वेज में ही तिरहुत स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है, और मैथिली आपको 8th शेड्यूल में भी देखने को मिलेगा, ये 8th शेड्यूल में भी मेंशन है। तो ये एक बिहार का लैंग्वेज है, तो इसे लिखने के लिए तिरहुत स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पे आपको बताना भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नो एनी नेशनल लैंग्वेज। तो भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है, ये भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये पूरे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा यूटी लक्षद्वीप का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मलयालम। मलयालम ये यूटी लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज है, और मलयालम ये केरला का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट ये लक्षद्वीप का भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है विच एकेडमी प्रमोट्स एंड डेवलप्स लिटरेचर इन ऑल द 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सी एकेडमी भारत की सभी 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा और विकसित करती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी एकेडमी भारत की सभी 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा और विकसित करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी ये भारत के सभी 22 भाषाओं में लिटरेचर को प्रमोट्स एंड डेवलप करती है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है साहित्य एकेडमी। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ द सातवाहना इंस्क्रिप्शन वाज। सातवाहना शिलालेखों की भाषा थी। तो यहाँ पे आपको सातवाहना डायनेस्टी के शिलालेखों की भाषा बताना कौन सी थी। तो ऑप्शन इज राइट आंसर प्राकृत। सातवाहना डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन की भाषा प्राकृत थी। तो ऑप्शन इज राइट आंसर प्राकृत। और यहीं पे हम बात करें सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, तो सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना सिमुक के द्वारा 2nd सेंचुरी बीसी में किया गया था। 2nd सेंचुरी बीसी में सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो सिमुक थे। और सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना भारत के सदर्न इंडिया में किया गया था। सातवाहना डायनेस्टी का स्थापना भारत के सदर्न इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वाज द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट रिटेन। मूल बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पाली। ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पाली। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेस ऑफ गौतम बुद्ध वाज। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो यहाँ पर आपको बताना है गौतम बुद्ध जी के प्रवचनों की भाषा कौन सी थी।
तो ऑप्शन इज राइट आंसर पाली। गौतम बुद्ध जी के प्रवचनों की भाषा पाली थी, तो ऑप्शन इज राइट आंसर पाली। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज वाज यूज इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। संगम काल के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पे आपको बताना संगम पीरियड के लिटरेचर में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिल। संगम पीरियड के लिटरेचर में तमिल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिल। और यहीं पे हम बात करें संगम पीरियड के बारे में, तो संगम पीरियड के दौरान सदर्न इंडिया में 3 डायनेस्टी रूल किए थे। तो संगम पीरियड के दौरान सदर्न इंडिया में 3 डायनेस्टी रूल किए थे। फर्स्ट चेर, देन सेकेंड चोल, देन थर्ड पांड्याज। तो ये 3 डायनेस्टी रूल किए थे संगम पीरियड के दौरान, और संगम पीरियड के लिटरेचर में तमिल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिल। नेक्स्ट है विच द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे आपको ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज बताना कौन सी है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है तमिल। तमिल ये ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है, और ये सदर्न इंडिया का भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो ये पूरे सदर्न इंडिया का भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल। नेक्स्ट है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड एज द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में 15th ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ऐड किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 21st अमेंडमेंट। तो 21वां संशोधन के तहत सिंधी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है, और जिस टाइम ऐड किया गया था उस टाइम ये 15th ऑफिशियल लैंग्वेज था। तो स्टार्टिंग में 14 थे, जब संविधान बना था उस टाइम 14th लैंग्वेज थे, लेकिन 15th ऑफिशियल लैंग्वेज ये सिंधी बना था। और सिंधी ये भारत के किसी भी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंधी ये किस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ये किसी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त है। ये 8th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। इसे 21st अमेंडमेंट 1967 के तहत ऐड किया गया है। नेक्स्ट है बाय विच अमेंडमेंट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इज राइट आंसर 7th अमेंडमेंट। 7वां संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों का पुनर्गठन 7th अमेंडमेंट के तहत किया गया था, और यह अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, और उस टाइम 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। भाषाई आधार पर अलग होने लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग होने वाले 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे। और यहीं पे हम बात करें फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये फर्स्ट स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन होने वाला। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट स्टेट कौन सा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग होने वाला, तो ये आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज गुप्त काल की राजभाषा थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है संस्कृत। संस्कृत ये गुप्त काल की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है संस्कृत। और एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज भी गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है, तो एंशिएंट इंडियन का गोल्डन एज गुप्ता पीरियड को ही कहा जाता है, और गुप्ता पीरियड का ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड तुलसीदास ए पोएट ऑफ मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रोट रामचरितमानस। इंडियन हिस्ट्री के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना किए थे? तो यहाँ आपको बताना मेडिवल पीरियड के तुलसीदास ये रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किए थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अवधी। रामचरितमानस की रचना ये अवधी लैंग्वेज में किए थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अवधी। और यहीं पे हम इनके बारे में बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ये अकबर के समकालीन थे, तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुलसीदास ये किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है सूरसागर वाज रिटन बाय सूरदास इन विच लैंग्वेज।
सूरसागर सूरदास द्वारा किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर ब्रज। सूरसागर ये ब्रज लैंग्वेज में लिखा गया था सूरदास के द्वारा। और यहीं पे हम बात करें सूरदास के बारे में, ये कौन थे? तो ये 15th सेंचुरी के अंत में एक ब्लाइंड संत कवि और संगीतकार थे। तो ये 15th सेंचुरी के अंत में ब्लाइंड संत कवि और संगीतकार थे। तो इनके द्वारा ब्रज लैंग्वेज में सूरसागर को लिखा गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस फॉलोइंग ए लॉन्ग ड्रोन एजिटेशन इज। पहला भारतीय राज्य जो लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताना है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश ये 1953 में ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन गया था। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पारित हुआ था, जिसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। तो जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ था तो उसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बनाया गया था। बट आंध्र प्रदेश ये 1953 में अलग हो गया था। तो ये डेट भी पूछ लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश ये भाषा आधार पर कब अलग हुआ था? तो ये 1953 में अलग हो गया था तमिलनाडु से। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।